इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक कार्टून से और कार्टून के बाद हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले एक जगह पे एनकाउंटर करने आए हुए हैं। वो सादे कपड़ों में होते हैं और दरवाजा खोलने के बाद ही वो सामने बैठे हुओं पर गोलियां चलाने लगते हैं। वहाँ पे जो भी मौजूद होता है वो हर एक को मार देते हैं और जो पुलिस वाला सफेद शर्ट में है उसका नाम है विक्रम। अपने एक साथी से विक्रम को पता चलता है कि जिनका उन्होंने एनकाउंटर किया है उनमें से एक निहत्था होता है, यानी कि उसके पास कोई हथियार नहीं होता। जिसपे विक्रम अपने साथी से एक वो बंदूक मंगवाता है जो कि उन्हें एक पिछले एनकाउंटर में मिली थी। उस बंदूक से अपने साथी के बाजू में गोली मारता है और फिर वो बंदूक उस मरे हुए निहत्थे लड़के के हाथ में रख देता है। इसके बाद वो अपने साथियों को इस एनकाउंटर की एक झूठी कहानी सुनाता है जिसके मुताबिक ये सब सेल्फ डिफेंस में मारे गए और इस तरह ये एनकाउंटर पूरा होता है। विक्रम की एक बीवी होती है जो कि वकील होती है जिसका नाम होता है प्रिया और उसके पास एक मोटर बाइक होती है जिसको वो तैयार कर रहा होता है। विक्रम और प्रिया जब एक दूसरे से मिले थे तो शुरू में ही उन्होंने एक दूसरे को ना कर दी थी क्योंकि विक्रम को वकील नहीं पसंद होते और प्रिया को पुलिस वाले नहीं पसंद होते। लेकिन फिर वो एक दूसरे को जानने लगे और ये वक्त आ गया कि उन दोनों की शादी हो गई। विक्रम का एक दोस्त होता है अब्बास जो कि पुलिस में इसका साथी भी होता है। इसका बेटा बीमार होता है। विक्रम और उसके साथी पुलिस की जिस यूनिट में होते हैं उस यूनिट को बनाने का मकसद ये होता है कि वो एक खतरनाक मुजरिम गैंगस्टर वेधा बेताल को पकड़ें और वेधा के नाम पर 16 कत्ल के केस होते हैं। अपने दफ्तर में विक्रम आईजी से मिलता है और पता चलता है कि हमने जो एनकाउंटर देखा था वो बिल्कुल सही गया है और उनके लिए कोई मसला नहीं बना। इसके बाद विक्रम मिलता है एक लड़के से। विक्रम ने इसके बाप को एनकाउंटर में मारा था। जब विक्रम उससे बात कर रहा होता है तो वो विक्रम पर हमला करता है लेकिन विक्रम उसे रोक लेता है। विक्रम उस लड़के के लिए कुछ करता है जिसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो जाता है क्योंकि विक्रम नहीं चाहता होता कि मुजरिम बाप का बेटा भी मुजरिम ही बने। दोस्तों, पिछले 6 महीने में विक्रम और उसके साथी 22 एनकाउंटर कर चुके थे लेकिन वेधा को नहीं पकड़ पाए थे, जिस वजह से अब एक मीटिंग बैठती है जहां विक्रम कहता है कि 2 पुलिस वाले मरे, इससे बेहतर है कि 4 मुजरिम मारे जाएं। अब रात के वक्त विक्रम, अब्बास और आईजी एक साथ बैठे होते हैं। आईजी और विक्रम अच्छे मूड में होते हैं लेकिन अब्बास दुखी होता है क्योंकि उसका बेटा बीमार होता है और इस बारे में अब्बास विक्रम से कहता है कि बाप का गुनाह बच्चे को भुगतना पड़ता है। अब अगली सुबह उन्हें आईजी से पता चलता है कि वेधा के बारे में खबर मिली है। वेधा को पकड़ने के लिए अब वो प्लान बनाते हैं लेकिन मजेदार बात यह होती है कि जब वो वेधा के लिए निकल रहे होते हैं तब खुद वेधा पुलिस स्टेशन में आकर सरेंडर कर देता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। जब वेधा से पूछताछ चल रही होती है तब वो कुछ नहीं बोलता, जिसके बाद खुद विक्रम उसके पास जाता है और फिर वेधा बोल पड़ता है। उनमें बातें होती हैं और फिर वेधा कहता है, आपको एक कहानी सुनाने आए हैं सर, जो सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। वेधा की इस कहानी का नाम होता है चोर चोर और कहानी अब कानपुर में 13 साल पीछे आ जाती है और हम देखते हैं कि स्कूल के बाहर से एक बच्चा किडनैप यानी कि अगवा हो जाता है। इस वक्त में परशुराम कानपुर का डॉन यानी कि भाई होता है। इसके इलाके से किसी ने बच्चा उठाया और 1 करोड़ रुपए मांगे। वेधा परशुराम से कुछ कहना चाहता होता है लेकिन उसे बोलने नहीं दिया जाता। दोस्तों, वेधा अपनी जिंदगी में तरक्की करना चाहता होता है और ये उसके लिए एक अच्छा मौका होता है। वो अपने दोस्तों के साथ दूर कहीं खेतों में जाता है और वहाँ पे जहाँ बाज उड़ रहे होते हैं उनके नीचे धुआं नजर आ रहा होता है। वहाँ पे कुछ आदमी होते हैं और पता चलता है कि वो बच्चा उन्हीं ने किडनैप किया है। वेधा और उसके दोस्त उन पर हमला करते हैं। उनमें से जो भाग रहा होता है वेधा उसके कूल्हे पे गोली मारता है और वो उस बच्चे को बचा लेता है। जब वेधा उस बच्चे को उसके बाप के पास पहुँचाता है तो कहता है, इसको तोहफा समझिए परशुराम जी का। वेधा के इस काम से परशुराम खुश होता है और अब वो उसे बोलने की इजाजत देता है और इस पर वेधा लखनऊ जाने की बात करता है, जिस पे परशुराम मुस्कुराने लगता है और वो वेधा को ठेकेदारी का धंधा उसे संभालने के लिए दे देता है। दोस्तों, ये है बबलू भैया और ये नशे का काम करते होते हैं और अपने इस काम में वो बच्चों को लगाते होते हैं। वेधा का छोटा भाई भी इसके पास आया होता है और जब वेधा को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने भाई को वहाँ से ले जाता है। दोस्तों, वेधा के छोटे भाई का नाम होता है शतक, जो कि पढ़ाई लिखाई में तेज होता है और वेधा चाहता होता है कि उसका छोटा भाई 2 नंबर के कामों से दूर रहे। 2 नंबर मतलब के गैर कानूनी। बबलू बच्चों से नशे के पैकेट बनवा रहा होता है कि उन्हें पता चलता है कि उनके इलाके में पुलिस आ गई है, जिस पर वो सारा नशा छोटे बच्चों को दे देता है और वो बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं। एक पैकेट बबलू शतक को देता है और 100 रुपया देने के लिए कहता है। शतक तो नहीं मानता लेकिन उसके साथ एक लड़की चंदा मान जाती है और जब पुलिस उन दोनों को पकड़ती है तो चंदा बताती है कि रास्ते में गिरा मिला और ये बोलने के लिए बबलू ने उससे कहा था, लेकिन फिर शतक बता देता है कि
ये उन्हें बबलू ने दिया और इस पर बबलू गिरफ्तार हो जाता है। शतक की वजह से उनका 50,000 का नुकसान हो जाता है और कारोबार भी बंद हो जाता है और उनका कारोबार होता है डर यानी के खौफ का। और फिर बबलू अपने बॉस शिव प्रसाद के कहने पर शतक के हाथ में सरिया घुसा देता है। उसके हाथ पे पट्टी होती है और वेदा को इस बारे में पता चलता है और अब वो जाता है इस चीज की सजा देने। कहानी विक्रम और वेदा के पास वहीं पे आ जाती है। दोस्तों, वेदा से बात करते हुए विक्रम ने एक लाइन के बारे में बोला था जिसके एक तरफ सही और एक तरफ गलत है और वेदा के मुताबिक इस कहानी में दोनों ही बुरे होते हैं और वो विक्रम से पूछता है कि वेदा किसको सजा देगा और विक्रम के मुताबिक ये बबलू ने शिव प्रसाद के कहने पर किया तो सजा करवाने वाले को मिलनी चाहिए जो कि होता है शिव प्रसाद। और जानते हो इस चीज की सजा वेदा ने शिव प्रसाद को ही दी थी। और इसके बाद वहाँ आती है विक्रम की बीवी, वो वेदा की वकील होती है और वो उसकी जमानत करवा देती है। घर पे विक्रम प्रिया से वेदा के केस को छोड़ने का कहता है लेकिन वो नहीं मानती। इसके बाद विक्रम की अब्बास से बात होती है और अब्बास विक्रम को बताता है कि किसी चंदा से ड्रग डील की खबर मिली है और वो वहीं पे जा रहा है। विक्रम जब अपनी मोटर बाइक को तैयार करते हुए सोच रहा होता है तब उसे याद आता है कि वेदा की कहानी में बबलू ने शतक के हाथ में सरिया घुसाया था और फिर वो शिवगढ़ वाले एनकाउंटर की तस्वीरें निकालता है जिसमें उसे नजर आता है कि उनमें से एक लड़के के हाथ पे निशान था और अब उसे समझ आता है कि उस एनकाउंटर में उन्होंने वेदा के भाई शतक को मार दिया था और ये वही था जो कि निहत्था था। और ये भी याद आता है कि वेदा की कहानी में एक लड़की चंदा भी थी और अब्बास ने बताया था कि किसी चंदा से उसे खबर मिली है और विक्रम ने उसे बताया था कि शिवगढ़ वाला ऑपरेशन अब्बास अली का था और उसने वेदा से ये भी कहा था कि सजा करवाने वाले को मिलनी चाहिए। और अब उसे लगता है कि वेदा अब्बास को मारेगा। वो अब्बास को बचाने जाता है लेकिन वहाँ उसे चंदा की लाश मिलती है और अब्बास की भी लाश मिलती है। वो अब्बास की बीवी को इस बारे में बता देता है और फिर अब्बास को दफना दिया जाता है। प्रिया के पास इस चीज के सबूत होते हैं कि जिस रात एसएसपी अब्बास मरा तब वेदा कहीं और था और विक्रम को ये बताया जाता है कि अब्बास की लाश से जो गोली मिली वो चंदा की बंदूक से चली थी। विक्रम के यूनिट को अब्बास के केस में दखलंदाजी से मना कर दिया जाता है और अपने दोस्त की मौत के बाद विक्रम वेदा को लेकर और गुस्सा होता है। प्रिया किसी से बात कर रही होती है कि विक्रम उसकी बातें सुन रहा होता है और उसे पता चलता है कि वो वेदा से मिलने जाने वाली है। प्रिया अब वेदा से मिलने जा रही होती है और विक्रम अपने साथियों के साथ प्रिया का पीछा कर रहा होता है लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि प्रिया वापस घर जा रही है। विक्रम ने देखा था कि प्रिया की गाड़ी के साथ एक काली गाड़ी इशारे पर रुकी थी। प्रिया ने अपना काम वहीं पे कर लिया था और विक्रम अब अपने साथियों को उस गाड़ी को ढूंढने के लिए कहता है। एक आदमी को वो गाड़ी मिल जाती है और उसमें से जो निकला था वो जहाँ जाता है विक्रम और उसके साथी अब उस इलाके में जाते हैं और अब वो घर घर वेदा को ढूंढने लगते हैं। वेदा तक ये बात पहुँच जाती है। वो समझ जाता है कि प्रिया की वजह से विक्रम यहाँ तक पहुँचा है और फिर वेदा वहाँ से निकल पड़ता है। वहाँ से निकल के वो जहाँ जाता है वहाँ विक्रम पहले से होता है। उन दोनों में अब लड़ाई होती है और फिर विक्रम उसे गोली मारने वाला होता है लेकिन वहाँ लोग आ जाते हैं जिस पर विक्रम को उसे गिरफ्तार करना पड़ता है। अब विक्रम और वेदा एक ही गाड़ी में होते हैं और फिर विक्रम उसे एक सुनसान जगह पे ले जाकर भागने के लिए कहता है जिसपे वेदा कहता है कि भागेंगे पर पहले एक कहानी सुन लीजिए। अब वेदा उसे एक और कहानी सुनाता है और इस कहानी का नाम होता है चोर चोरनी। और अब कहानी आ जाती है लखनऊ में 3 साल पीछे। 2 नंबर के कामों में वेदा अब बहुत आगे निकल चुका होता है। वो एक आदमी से पैसे लेकर जा रहा होता है कि उन पर हमला होता है। इस वक्त एक मुंबई गैंग वेदा की दुश्मन होती है और वही वेदा पे हमला करती है। वेदा जब उनसे लड़ाई कर रहा होता है तो शतक भी उसे बचाने के लिए वहाँ आ जाता है। ये देखकर वेदा को गुस्सा आता है और वो मुंबई गैंग के आदमी को सरेआम बाजार में मारता है जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। शतक अब बड़ा हो गया होता है और चंदा और शतक को आपस में प्यार होता है और वेदा अभी भी यही चाहता होता है कि उसका छोटा भाई 2 नंबर के कामों में ना पड़े। शतक के पास पैसे को इन्वेस्ट करने का एक आइडिया होता है जिसमें पैसा डबल यानी कि दुगना होता है और इसमें 2 नंबर की कोई चीज नहीं होती और वेदा अपने भाई की कंपनी में पैसा लगा देता है। और अब वेदा से मिलने आते हैं परशुराम जी। वेदा अभी भी इनके लिए काम करता होता है। वेदा इनको 1 करोड़ रुपए देता है और इनमें शतक के कारोबार को लेकर बात होती है और परशुराम जी भी उस 1 करोड़ रुपए को शतक की कंपनी में लगा देते हैं। वेदा अब बबलू को अपने साथ आधे आधे का पार्टनर बना लेता है। और दोस्तों, जब शतक घर में चंदा के पास जाता है तो उसे नजर आता है कि परशुराम जी के पैसे वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे तोड़फोड़ मची हुई है और चंदा भी गायब है जिस वजह से परशुराम जी वेदा का काम तब तक के लिए किसी और को दे देते हैं जब तक कि वो परशुराम जी का पैसा वापस नहीं लौटाता। लेकिन फिर शतक को चंदा की कॉल आती है और पता चलता है कि चंदा ही वो पैसे लेकर भागी थी लेकिन वो वापस आ गई क्योंकि उसे शतक से प्यार होता है। वेदा को चंदा
पर गुस्सा तो आता है लेकिन शतक उसे बचा लेता है। वेधा परशुराम जी के पास उनका पैसा लेकर जाता है और परशुराम जी उसे ये समझाते हैं कि वो डर का सौदा करते हैं और उनको डर बनाए रखना है। इस वजह से वो चंदा को माफी नहीं दे सकते और चंदा को माफ कर देना उनके डर में घाटे वाली बात है और वो वेधा से चंदा को मारने के लिए कहते हैं। अब कहानी वहीं पे विक्रम और वेधा के पास आ जाती है। वेधा विक्रम को बताता है कि इस कहानी में परशुराम और शतक दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही हैं और विक्रम से पूछता है कि किसका साथ देंगे आप, जिसपे विक्रम शतक का साथ देने की बात करता है क्योंकि उसके मुताबिक वो बेगुनाह है और उसमें अच्छाई है और इस पे विक्रम गहरी सोच में पड़ जाता है। जिसके बाद वेधा विक्रम को बताता है कि उसने चंदा और शतक को मुंबई भेज दिया और परशुराम से जंग छेड़ ली और वो ये बता के वहाँ से भाग जाता है कि अब्बास को उसने नहीं मारा और अब्बास के मरने की वजह जानने से पहले वो ये पता लगाए कि शतक क्यों मरा। अब विक्रम ये सोचने लगता है कि शतक क्यों मरा। दूसरी तरफ वेधा बबलू से मिलता है और वो बबलू से गाड़ी की चाबी लेकर वहाँ से चला जाता है और फिर वो प्रिया से मिलने जाता है। यहाँ पता चलता है कि वेधा को अपने भाई के मरने का दुख है क्योंकि वो मुजरिम नहीं था। विक्रम अब अपने दफ्तर में अपने साथियों के साथ उस एनकाउंटर के बारे में बात करता है और वो शतक और चंदा से जुड़ी कुछ चीजें चेक करता है और अब उसे समझ आता है कि वेधा अंडरग्राउंड था, चंदा को किसी ने पकड़ रखा था और शतक उसे ढूंढने यहाँ आया था और इसलिए उसे एक गैंग की मदद की जरूरत थी। और जब वो अपने भाई की गैंग वालों के पास गया हुआ था तब किसी ने पुलिस को इनकी खबर दे दी। विक्रम को इस बात का एहसास होता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। अब वो उस आदमी को ढूंढने जाते हैं जिसने इनको उस गैंग की खबर दी थी और वहाँ वो देखते हैं परशुराम को। विक्रम जब उस खबरी के पास पहुँचता है तो वो उसके सामने ही मर जाता है। फिर वो उस खबरी के कातिल को ढूंढते हैं और विक्रम को वही मुंबई गैंग वाला आदमी मिलता है। वो विक्रम को मारने वाला होता ही है कि दीपक उसे गोली मार देता है। वेधा तक पहुंचने के लिए विक्रम ने जो किया था उस वजह से उसकी बीवी नाराज होती है, लेकिन फिर विक्रम उसे मना लेता है और फिर वो बात करता है वेधा के बारे में। वेधा जब प्रिया से मिला था तो उसने प्रिया को बताया था कि विक्रम उससे वेधा के बारे में बात करेगा। प्रिया विक्रम को वेधा का मैसेज दे देती है और उस मैसेज से विक्रम एक होटल में पहुंच जाता है और वहाँ पे विक्रम की बात करवाई जाती है वेधा से। दोस्तों, मुंबई गैंग के उस आदमी के मरने के बाद विक्रम ने उसकी तलाशी ली थी। उसे उससे एक होटल के कमरे की चाबी मिली और उस होटल के कमरे में जाने पर उसे एक सिगरेट की डब्बी मिली। जब उसने वो सिगरेट पी तो पता चला कि उसके अंदर तंबाकू नहीं बल्कि चरस गांजा है। और इससे पहले वेधा ने विक्रम को जो कहानी सुनाई थी उसमें इस तरह का सिगरेट बबलू के पास होता है। और अब विक्रम वेधा को बताता है कि उसके बारे में मुंबई गैंग को मुखबरी बबलू करता है। इस पर वेधा हंस पड़ता है और विक्रम को वेधा की तरफ से भी एक तोहफा मिलता है। दोस्तों, विक्रम जो अपने बाप की मोटर बाइक तैयार कर रहा था, विक्रम को उसकी चेन स्प्रोकेट नहीं मिल रही थी, लेकिन वेधा उसको वही चेन स्प्रोकेट गिफ्ट करता है। अब एक तरफ विक्रम अपने बाप की बाइक को तैयार कर लेता है और उसे चलाने लगता है और दूसरी तरफ वेधा जाता है बबलू के पास। वेधा उसकी हालत बुरी कर देता है और अब पता चलता है कि बबलू को ये कभी बर्दाश्त नहीं हुआ कि वेधा उससे आगे निकल गया और बबलू को उसके ही तलवे चाटने पड़े। और उसने ये सोच लिया था कि वो वेधा और उसके हर एक आदमी को मारेगा। और फिर वहाँ आ जाता है विक्रम। वेधा बबलू को मार देता है और फिर वो विक्रम से कहता है अब्बास क्यों मारा गया, इसका जवाब हमारी आखिरी कहानी में है सर। और अब वो विक्रम को एक और कहानी सुनाता है। वेधा की इस कहानी का नाम होता है चोर पुलिस। अब कहानी लखनऊ में 6 महीने पीछे आ जाती है। एक राजनीति वाली रैली निकल रही होती है कि वेधा एक इमारत से छलांग लगाकर तलवार को सीधा राजनेता के सर में मारता है। वेधा जब वहाँ से जाता है तो सब लोग उसके रास्ते से हट जाते हैं। अब कहानी मुंबई में आ जाती है और वेधा शतक और चंदा से मिलता है। वेधा को नहीं पता था कि शतक से ये उसकी आखिरी मुलाकात होगी। वेधा के पास अब AK-47 बंदूक होती है और परशुराम के आदमियों का वो इसी से मुकाबला करता और वो अब अपने पास खतरनाक से खतरनाक बंदूक रखता होता है। और दूसरी तरफ बबलू वेधा के पीठ पीछे मुंबई गैंग के साथ मिला होता है। अब क्योंकि परशुराम और वेधा की वजह से गैंग वार हो रहा होता है, इसको रोकने के लिए पुलिस की एक यूनिट बनाई गई जिसमें होते हैं SSP विक्रम और SSP अब्बास और उन्होंने एनकाउंटर करने शुरू कर दिए, जिस वजह से वेधा के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है और उसे नहीं पता होता कि बबलू उसके पीठ पीछे उससे गद्दारी कर रहा है। वेधा ने अब अंडरग्राउंड होना होता है। वो जब जा रहे होते हैं तो उनके पीछे एक सफेद गाड़ी लगी होती है जिस पर वेधा का आदमी वेधा को गाड़ी से बाहर फेंक देता है और फिर वो सरेंडर कर देता है, लेकिन उसे मौके पे ही गोली मार दी जाती है। उस गाड़ी में से निकलता है अब्बास और फिर बबलू आकर अब्बास को एक पैसों वाला बैग देता है और पता चलता है कि बबलू पुलिस वालों को पैसे देकर उनसे वेधा और उसके आदमियों को झूठे एनकाउंटर्स में मरवा रहा है। कहानी अब वहीं पे विक्रम और वेधा के पास आ जाती है और अब विक्रम को नहीं समझ आ रहा होता कि सही कौन है और गलत कौन है। सच सारा सामने होता है लेकिन विक्रम ये सच मानने के लिए तैयार नहीं होता, जिस पर वेधा अब्बास
अब्बास के बीमार बेटे के बारे में बात करता है और उससे पूछता है कि इलाज का पैसा कहाँ से आ रहा था, सरकार की तनख्वाह से। और ये भी समझाता है कि अब्बास विक्रम के पास इसलिए नहीं आया क्योंकि सबको विक्रम की ईमानदारी से डर लगता है। वेदा को यह पता चल गया था कि उसके भाई को इसलिए मरवाया गया ताकि वेदा बदले की आग में बाहर निकले और पुलिस वाले उसे भी मार दें। और अब विक्रम को ये पता लगाना होता है कि अब्बास क्यों मरा। इसके बाद वहाँ पे आते हैं विक्रम के साथी और आईजी। दोस्तों, ये वही जगह होती है जहाँ पे अब्बास की लाश मिली थी। और अब विक्रम इस जगह को देखकर सोचने लगता है कि यहाँ पे हुआ क्या था। असल में अब्बास को लग रहा था कि उसके गुनाहों की सजा उसके बेटे को मिल रही है क्योंकि बबलू ने इन्हें पैसा देकर इनसे एनकाउंटर में शतक को मरवाया था। और अब्बास ये जानता था कि शतक बेगुनाह है। चंदा मुंबई गैंग के कब्जे में थी और अब्बास अपने गुनाहों का जुर्माना भरने के लिए चंदा को बचाने के लिए आया। लेकिन जब वो चंदा को वहाँ से ले जा रहा था, वहाँ पे आदमियों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और बंदूकों वाली इस लड़ाई में वो दोनों मारे गए। आईजी अभी भी इस बात पे जोर देता है कि अब्बास चंदा की बंदूक की गोली से मरा था, लेकिन फिर विक्रम चंदा की लाश का स्केच देखता है। इससे पहले वेदा ने विक्रम को जो कहानी सुनाई थी उसमें विक्रम को याद आता है कि चंदा सब कुछ उल्टे हाथ से करती थी, लेकिन बंदूक चंदा के सीधे हाथ में मिली थी। और अब उसे सारा खेल समझ में आ जाता है। दोस्तों, विक्रम के इस साथी ने अपनी बहन की शादी बड़े धूमधाम से की थी। इस साथी ने नई मोटर बाइक खरीदी थी। इस साथी का बेटा बहुत महंगे स्कूल में पढ़ रहा होता है। ये दोनों भाई होते हैं और इन्होंने अपने बाप का कर्जा चुका दिया होता है। और ये साथी हर रोज कोठे पे जाता होता है जो कि बहुत महंगा शौक होता है। और इस साथी ने क्रिकेट के एक छक्के पर 2 लाख का जुआ लगा दिया था। और आईजी की एक खंडर हवेली होती है जिसको उन्होंने तैयार करना होता है। दोस्तों, ये वेदा के आदमियों को एनकाउंटर में मारने के लिए बबलू से रिश्वत ले रहे थे। और जब अब्बास का जमीर जाग उठा तो वो अपने साथियों के लिए मुसीबत बन गया। और जब वो जख्मी पड़ा हुआ था तब उसके साथी वहाँ आए और आईजी ने चंदा के हाथ में बंदूक रख के अब्बास को गोली मार दी। अब विक्रम आईजी को पकड़कर उन पर पिस्तौल लगा देता है। और फिर वहाँ दीपक आता है और विक्रम का साथ देने के बजाय उल्टा वो विक्रम पर ही बंदूक तान देता है क्योंकि वो भी इस रिश्वतखोरी में शामिल होता है। लेकिन फिर वेदा वहाँ आके विक्रम को बचा लेता है। अब विक्रम और वेदा एक तरफ होते हैं और विक्रम के साथी दूसरी तरफ, और इनमें बंदूकों वाली बहुत कमाल की लड़ाई होती है। विक्रम और वेदा दोनों एक साथ होते हैं। दीपक भी गोलियां चला रहा होता है लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। ये पुलिस में नया नया ही आया था और अभी से इसने रिश्वतखोरी शुरू कर दी थी। और विक्रम फिर उसके सर पे बंदूक मार के उसे बेहोश कर देता है। विक्रम और वेदा सबको निपटा देते हैं और आखिर में विक्रम के कंधे पर आईजी गोली मारता है और वो आईजी को मार के अपने दोस्त अब्बास की मौत का बदला लेता है। अब विक्रम और वेदा साथ बैठे होते हैं और अब वो दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं। इस दफा विक्रम वेदा से पूछता है कि क्या उसे वेदा को जाने देना चाहिए क्योंकि उसने विक्रम की जान बचाई, या उसे मार देना चाहिए क्योंकि वो वही मुजरिम है जिसने 16 कत्ल किए हैं। विक्रम और वेदा एक दूसरे को खामोश देख रहे होते हैं और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों, इस फिल्म के शुरू में जो कार्टून आते हैं उसमें हमें बताया जाता है एक राजा वीर विक्रम आदित्य के राज के बारे में कि एक दफा उसके राज में भ्रुषणा काल यानी कि कहत पड़ गया था। कहत में ये होता है कि बारिश होना बंद हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है और लोग भूख और प्यास से मरने लगते हैं। और फिर एक तांत्रिक यानी कि जादूगर उसके दरबार में आया। वो उसे एक महापिशाच यानी कि वैम्पायर बेताल के बारे में बताता है और एक सौदा करता है कि विक्रम उसे बेताल ला कर देगा, बदले में वो विक्रम के राज से भ्रुषणा काल यानी कि कहत खत्म कर देगा। उस जादूगर ने उसे बताया था कि बेताल उसे कहाँ मिलेगा। राजा वहाँ पहुँच जाता है और इसके बाद फिल्म की कहानी शुरू हो जाती है। और फिल्म की कहानी खत्म होने के बाद दोबारा से कार्टून आते हैं। उस जादूगर ने राजा विक्रमादित्य को बताया था कि वो बेताल की कहानियों में मत उलझे, लेकिन हम देखते हैं कि बेताल ने राजा विक्रमादित्य को पकड़ा हुआ है, मतलब कि राजा उसकी कहानियों में उलझ गया है। और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जोन सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।